हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। शुरू कर रहे हैं हम दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जिसको सीआरपीसी के नाम से भी जानते हैं, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता। आपका अभी जीएलओ एग्ज़ाम होने वाला है। उससे पहले छत्तीसगढ़ का जज का, सिविल जज का एग्ज़ाम 3 सितंबर को होने वाला है। फिर जीएलओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कोई भी परीक्षा कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई एपीओ एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एडीपीओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप कानून की जानकारी चाहते हैं, तो आप ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहले मैं दिया है दंड प्रक्रिया संहिता। तो पहले तो ये दंड प्रक्रिया संहिता का नाम क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो जो उसका संख्याक था, वो कौन से नंबर का एक्ट था? तो दूसरे नंबर का एक्ट था। दूसरे नंबर का एक्ट था। इसमें ये बात याद रखनी है कि कौन से नंबर का एक्ट था। तो नंबर 2 का एक्ट था। अब ये है दंड प्रक्रिया संहिता संविधि दंड प्रक्रिया संविधा जो संहिता है, वो संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए बनाई गई है। समेकन और संशोधन करने के लिए बनाई गई है। तो ये भारत सरकार के, भारत गणराज्य के 24वें वर्ष में 1947 से लेके फिर 1950 में अपना जो संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। तो ये कह रहा है 24वें वर्ष में 1950 में, यदि 1950 में अगर 24 जोड़ दें तो 1974 होते हैं। तो ये कह रहा है 24वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित में रूप में ये अधिनियमित हुआ। तो इस पर अध्याय है और उसके बाद इसमें सेक्शन है। तो अध्याय ये कहता है प्रारंभिक में सेक्शन 1 है। इधर ये सेक्शन लिखा हुआ है, ये धारा लिखी हुई है। तो धारा ये इसमें धारा की बात कह रहा है कि धारा 1 में क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है। तो ये कह रहा है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। और नंबर 2 में पहले का दूसरा कह रहा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में है। परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11, तो ये याद रखना है कौन से अध्याय 8, 10 और 11 कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे? नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्र को। अध्याय हैं 8 और 10 और 11, ये लागू नहीं होंगे कहाँ? नागालैंड को, नागालैंड जो है, और जनजाति क्षेत्र को। तो नागालैंड को ये लागू नहीं होंगे और ना ही जनजाति क्षेत्र को लागू होंगे। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। ये रे लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य, लेकिन जो स्टेट है वो नागालैंड और कोई राज्य जहाँ लागू नहीं होंगे, वो अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों उनमें से किसी को भी यथा स्थिति संपूर्ण नागालैंड में लागू करवा सकता है ये, ठीक है। किसी भाग को अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती है, अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है। ये बात बताई गई है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसका नाम क्या होगा। सेक्शन 1 में सेक्शन 1 का 1 कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता है और जम्मू कश्मीर के सिवाय। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी 19 अप्रैल 2019 से जब से जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया है वो यूटी का, तब से ये उसमें लागू है 19 अप्रैल 2019 से, ठीक। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं। तो बात हो रही है कि लागू नहीं होंगे और आनुषंगिक और पारिणामिक उपांतरों सहित लागू कर सकती जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाए। स्पष्टीकरण क्या है? इस धारा में जनजाति क्षेत्र भी राज्य अभिप्रेरित हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट हैं, जैसे असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्मिलित थे, उन्हीं को जनजाति क्षेत्र माना गया, वरना और कोई उसमें उससे भिन्न होंगे, माना नहीं गया, उससे भिन्न होंगे, वो जनजाति क्षेत्र हैं। और पहले का तीसरा है, सेक्शन 1 का थर्ड है, 1 का थर्ड कहता है, पहले का तीसरा कहता है, तीसरा सेक्शन सब क्लॉज, यह 24 अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। तो 1 अप्रैल 1974 को इन्फोर्स हुआ बाय द लॉ, ठीक है। तो बन के तैयार हुआ आपका जो है, इसका नाम क्या है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। ये ये सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, 1 के 2 में लिखा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पे है,
परंतु इस संहिता के अध्याय 8, 10, 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न जो 8, 10, 11 है वो नागालैंड को और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं है। नेक्स्ट चल रहे हैं सेक्शन 2 पे। और ये तो हो ही गया कि किस दिन जो CRPC बना, तो 1 अप्रैल 1974 को ये प्रवर्त हुआ। अच्छा, परिभाषा सेक्शन नंबर 2 में दी है। परिभाषा में जमानती अपराध के बारे में बताया गया है। जमानती अपराध क्या होता है? से ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया, तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया। जमानती अपराध में से कोई अन्य अपराध प्रेरित है, अभिप्रेरित है। और दूसरे का खा कहता है आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष हो, तो ये आरोप की परिभाषा दो खा में आरोप की परिभाषा है। फिर 2 में चलते हैं। संज्ञेय अपराध क्या कहता है? ये संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2 में है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसके लिए संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? पुलिस संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसके लिए संज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, वो संज्ञेय है। परिवाद क्या है? परिवाद के बारे में देखते हैं। 2 में परिवाद की परिभाषा है। 2 में संज्ञेय अपराध की परिभाषा। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया अभिकथन अभिप्रेरित है। किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो अज्ञात हो अपराध किया, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। ये परिवाद की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्पष्टीकरण पे बात चलती है। स्पष्टीकरण क्या है? ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट है, पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। ये बात हो रही है। फिर चलते हैं 2 पे। उच्चतम न्यायालय से अभिप्रेरित क्या है? तो उच्चतम न्यायालय से किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, और किसी ऐसे संघराज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकारिता विस्तार द्वारा दिया गया है, वह उच्च न्यायालय कहलाएगा। ठीक है, वह उच्च न्यायालय कहलाएगा। और नंबर 3 क्या है? तो नंबर 3 है किसी अन्य संघराज्य क्षेत्र में संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघराज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये बात कर रहा है उच्च न्यायालय, दो इंगा की बात कर रहा है, 2 इंगा की, जिसमें उच्च न्यायालय अभिप्रेरित है और किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। ठीक है, और किसी ऐसे यानी कि उच्च न्यायालय में क्या कहेगा? राज्य से संबंधित कोई उच्च न्यायालय आएगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी संघराज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय, संघराज्य का उच्च न्यायालय जो किसी अन्य राज्य से संबंधित, जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है। संघराज्य क्षेत्र तो है, संघराज्य क्षेत्र पर किसी अन्य न्यायालय उसकी अधिकारिता है, संघ न्यायालय की अधिकारिता है, तो उसको भी उच्च न्यायालय की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी अन्य संघराज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय से भिन्न उस संघराज्य क्षेत्र के लिए दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है और जहाँ उसकी अपील हो रही है संघराज्य क्षेत्र की अपीलीय न्यायालय, अपील होगी दांडिक, वो भी उच्च न्यायालय है। किसी और स्थान पे हो, जैसे कि कहीं पे भी उसकी अपील होती है भारत को छोड़कर, तो भी वो उच्च न्यायालय माना जाएगा। 2 में चलते हैं। 2 क्या कहता है? 2 भारत से वे राज्य अभिप्रेरित हैं जिन पर संहिता का विस्तार है। तो भारत से वे राज्य अभिप्रेरित हैं जिन पर संहिता का विस्तार है। 2 में चलते हैं। जांच दी है, जांच से अभिप्रेरित है। विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच हो जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा कराई जाती है। विचारण से भिन्न हो, जो ट्रायल से भिन्न हो, और ऐसी जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा कराई जाए, वो जांच कहलाएगी। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण पर बात कर लेते हैं। अन्वेषण ये है, अन्वेषण की बात कर ले रहे हैं, तो अन्वेषण का किसे कहते हैं? अन्वेषण वो देखते हैं। तो अन्वेषण का अर्थ होता है, चेंज कर ले रहे हैं पेंसिल को, फिर अन्वेषण पर आते हैं। अन्वेषण क्या है? इसके अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अन्वेषण कहलाता है।
अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ आती हैं जिसके अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी काम करे और मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, या तो पहले तो पुलिस अधिकारी करे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति करे जो मजिस्ट्रेट ने उसको नियुक्त कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अन्वेषण कहलाएगा। न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत ऐसी कोई कार्रवाई जिसमें अनुक्रम साक्ष्य वैध से शपथ पे लिया जाता है न्यायिक कार्रवाई कहलाती है। दो चूलगियाँ क्या क्या कहलाता है ये, तो अंगाई किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता की बात की गई है, वो दो अंगा में की गई है। वह स्थानीय क्षेत्र से अभिप्रेरित है। ठीक है, महानगर क्षेत्र दोटा में 2(8) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया। दोटा असंज्ञेय अपराध दो ठा में असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेरित है जिसके लिए असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेरित है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना नहीं गिरफ्तार करता और संज्ञेय अपराध में वारंट के साथ गिरफ्तार करता है। अधिसूचना 2 में राजपत्र में प्रकाशित सूचना अधिसूचना है। उसके बाद 2 ढाढ़कन है। अपराध क्या होता है इस पर बात कर लेना। अपराध क्या होता है, तो अपराध के बारे में बात हो रही है। इसको चेंज करते हैं, कलर पीला लेते हैं। तो अपराध क्या है इस पर बात हो रही है। तो कोई कार्य ऐसा लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया अपराध है। ठीक है, जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। ठीक, तो 2 पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी के बारे में भी बात की गई है 2 में। तो वारसाधक अधिकारी 2 में और 2 में स्थान के अंतर्गत गृह भवन तंबू यान और जलयान भी है। स्थान प्लेस के बारे में बात की, प्लेस क्या क्या होते हैं, प्लेस में क्या क्या होता है, पुलिस थाने का वारसाधक अधिकारी क्या होता है, यही बात कह रहा है। जब पुलिस अधिकारी थाने का वारसाधक अधिकारी थाने से उपस्थित हो और बीमार हो, तो ये स्थान की बात करिए। फिर किसी न्यायालय में कार्रवाई कहाँ की जाएगी, प्लीडर की परिभाषा है 2 में, पुलिस रिपोर्ट 2 में और पुलिस थाना 2 में। कि पुलिस थाना क्या होता है इसको देखना। ठीक है, विहित है वो इस 2 में। और लोक अभियोजक से धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेरित है। लोक अभियोजक जो है वो दिया है 2 में। उपखंड दिया है जिसको तहसील बोलते हैं 2 में। समन मामला दिया है, ऐसा मामला अपराध से जो वारंट मामला नहीं है 2 में। का में दिया है पीड़ित से व्यक्ति अभिप्रेरित उस कार्य के लिए उस कार्य लोप के कारण हानि या क्षति कारित हुई है। और 2 में वारंट मामला ऐसा मामला अभिप्रेरित है जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय वारंट मामला। और 2 में उन शब्दों से प्रयुक्त परिभाषित नहीं है, उन शब्दों में और पदों के जो उसमें प्रयुक्त हैं परिभाषित नहीं है। भारतीय दंड संहिता परिभाषित नहीं है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में। तो ये सेक्शन 2 पूरा किया है, इसको आप देखो। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई क्लास में। नमस्कार।